हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। सो आज का हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है, वेयर वी डिस्कस्ड सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एज रिलेटेड टू द ईएसआई स्टैटिक पार्ट। ऑलरेडी लेक्चर इसमें हो चुका है, उसी की कंटिन्यूएशन में है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंड नाउ टुडे ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, ऑलरेडी इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स और ईएसआई के कवर कर चुके हैं हम। अगर आपने वो नहीं देखी, इफ़ यू हैवंट वॉच दैट लेक्चर्स, माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ कि पहले वो लेक्चर्स देखिए, उनको कवर करिए एंड देन कम आउट टू दिस लेक्चर, राइट। देन थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू। तब आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनती है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हियर, राइट। एंड नॉट ओनली ईएसआई, सिर्फ ईएसआई ही नहीं, बाकी भी जितने भी आपके रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, नाबार्ड के जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है 2024 का ग्रेड ए की पोस्ट के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड बाय अबीपीडिया। ऑल वी वांट इन रिटर्न इज फ्रॉम यू इज कि भाई यू कीप फॉलोइंग अबीपीडिया, अबीपीडिया को फॉलो करते रहिए, राइट। रेस्ट अश्योर्ड, आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली एंड इफेक्टिवली, राइट। ये यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स तो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं ही, बट स्टिल इफ़ यू वांट अ बेटर वे, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ इकट्ठा ही मिल जाए, एकदम अभी अभी के अभी सब कुछ अवेलेबल हो जाए आपके लिए। सो फॉर दैट ऑल्सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच आई विल बी टेलिंग यू इन द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लास्ट में बताऊंगा मैं आपको दैट ऑप्शन दैट यू वॉन्ट, राइट। ओके, सॉरी, आज थोड़ी सी अगेन तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट नीड टू वरी, पढ़ाई अपनी चलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, राइट। आपकी भी यही स्पिरिट होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलना करना चाहिए, राइट। अब सेबी का टाइम है अब सेबी का टाइम है, सॉरी सेबी कह रहा हूँ, नाबार्ड का टाइम है, माय अपॉलॉजी, राइट। नाबार्ड का अपना एग्जाम है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। जस्ट अ सेक, ओके, माय अपॉलॉजी, थोड़ी तबीयत डाउन है इसीलिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, राइट। उसके साथ की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर एन एग्जाम लाइक नाबार्ड जैसे एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रादर जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम है जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, अच्छी पोस्ट होती है सारी की सारी, राइट। हम कंपेरिजन करते हैं हर एक पोस्ट का, फिर चाहे वो नाबार्ड हो, सेबी हो या आरबीआई हो, बट individually all these three, right, all these three exams are very good exams, right, but अभी हमारा फोकस है नाबार्ड के ऊपर, so keep focusing on that only, all right। so अब स्टार्ट करते हैं with all this information, let's start our video, let's start our lecture, okay। just a sec, okay, so this is the first question of the day। let me read it for you। The term externalities in economics refers to, हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है। The term externalities in economics refer to, option A, cost or benefits of a transaction borne by a third party, option B, international trade agreements, option C, government regulations, option D, market equilibrium, या option E, none of the above, right, okay। एक्सटर्नलिटीज का क्या मीनिंग होता है बाय द वे? एक्सटर्नलिटीज मीन, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। एक्सटर्नलिटीज को हमेशा समझते हैं हम किसी ना किसी एग्जाम्पल से, समझ में आएगा आपको कि लाइक एक फैक्ट्री बन रही है, कोई एक फैक्ट्री बनी, राइट। बट होगा क्या, इस फैक्ट्री के बनने की वजह से, मान लो इसके नियर अबाउट कोई रिवर है, इसके नियर अबाउट क्या है, एक रिवर है, राइट। या चलो ये एग्जांपल ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, लेट्स इग्नोर दिस वन, एक पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं इसका कि मान लो अगर कोई कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कोई, ठीक है, लाइक दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा, यही स्ट्रेट अवे कनेक्टिविटी बन रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज मतलब कि थर्ड पार्टीज को बहुत बेनिफिट हो रहा होता है
इसके आसपास जो कॉरिडोर बनेगा, काफ़ी सारे आपके इकोनॉमिक आपकी वो नई नई बिजनेस आउट खुलते रहते हैं। लाइक हाईवेज के ऊपर आपके काफ़ी सारी शॉप्स खुलने स्टार्ट हो जाती है, ढाबे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं खुलने इस कॉरिडोर के आसपास। बिजनेस आपकी जो इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको बूम मिलता है, राइट। तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। मतलब एक बिजनेस की वजह से थर्ड पार्टी जो है, राइट, जो थर्ड पार्टी है उनको जो आपको ट्रांजेक्शन्स में फायदा या नुकसान मिले। क्लियर है। इसके अलावा चलो एक और एग्जांपल भी लेते हैं, तो पॉजिटिव वाला ले लिया कि मान लो एक फैक्ट्री बन रही है, कोई फैक्ट्री बनी, ठीक है, फैक्ट्री बनी, उस फैक्ट्री के नियर में लाइक एक रिवर थी, ठीक है। तो फैक्ट्री का जो वेस्ट था वो डायरेक्टली मान लो रिवर के अंदर डंप हो रहा है। फैक्ट्री का जो वेस्ट था तो उसकी वजह से रिवर क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है, राइट। और रिवर के अराउंड भी काफी सारे पीपल दे वर लिविंग अराउंड इट, तो उनकी लाइफ भी क्या होगी, इसकी वजह से इंपैक्ट होएगी। तो ये क्या होगी, बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी। जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, द पीपल लिविंग अलोंग साइड द रिवर, दे आर बियरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस बिजनेस दैट इज फैक्ट्री। आ रही बात समझ में? सो दिस इज व्हाट एक्सटर्नलिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है। क्लियर? आई होप डेफिनेटली आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, राइट। बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर ये टॉपिक नहीं पल्ले पड़ा, ये नहीं समझ में आया। सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर बेटर वे, राइट, सो दैट आपको चीज़ें समझ में जरूर आए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिनी कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ, कल हमने लॉरेंस कर्व करा था, राइट। तब भी मैंने आपको गिनी कोफिशिएंट के बारे में बताया था, बट एक रिवीजन ही हो जाएगी अगर आपको नहीं करा कल, तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं अटेंड किया तो। ओके, गिनी कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ, ऑप्शन है इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आपकी इनकम इनइक्वालिटी, राइट। गिनी कोफिशिएंट कल हमने देखा था लॉरेंस कर्व, राइट। ये था लॉरेंस कर्व अपना, यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ड्रॉ करी थी, राइट। इधर हमने ड्रॉ करा था परसेंटेज ऑफ आपका इनकम। परफेक्ट इनइक्वालिटी में स्ट्रेट लाइन बनती है, परफेक्ट इक्वालिटी में सॉरी, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो हमेशा एस टाइप का कर्व बनता है। तो जितना ये कर्व इससे दूर होगा स्ट्रेट लाइन से, उतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी होगी। गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करेगा? इसका एरिया। ये वाला एरिया मेजर करता है गिनी कोफिशिएंट। आ रही है बात समझ में? इस एरिया को मेजर करता है क्या? गिनी कोफिशिएंट। सिंपल एज दैट, इतना इनफ है। हमें उतना ही पढ़ना है जितने हमारे एग्जाम में काम आए, इससे ज्यादा ना हमें पढ़ने की जरूरत, ठीक है। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, दिस मच इज इनफ अबाउट दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज एसोसिएटेड विद whom? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज जरूर पता होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, राइट। ऑप्शन पूछ रहा है कि आपसे ये किस बंदे ने डिराइव किया था, ये वाला जो कंसेप्ट था, हु ब्रॉट इट आउट। ऑप्शन है आपके डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जॉन माइनार्ड केन्स, कार्ल मार्क्स, या नन ऑफ द अबव, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डेविड रिकार्डो, राइट। अब कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है यहाँ पर? कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली क्या बोलता है कि एक कंट्री को हमेशा उन गुड्स के एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसके अंदर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या हो जाए, डिक्रीज रहे, कम लगे। हमेशा उन गुड्स को या सर्विसेज को एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कंट्री को जहाँ पर उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस गुड्स की, राइट, वो कम से कम हो, लोवेस्ट। क्लियर? दिस इज व्हाट कंपैरेटिव एडवांटेज टॉक्स अबाउट। ये एक आर्टिकल लिखा था किन्होंने? डेविड रिकार्डो ने, राइट। तो वहीं से ये फेमस हुआ था। ऑल राइट, सो दिस मच इज इनफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स CPI स्टैंड्स फॉर, राइट, CPI स्टैंड्स फॉर, CPI का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी सेंट्रल परचेजिंग इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी
कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंडेक्स, ऑप्शन डी कंज्यूमर प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, राइट। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि सीपीआई होता क्या है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सीपीआई का फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बट थोड़ा सा यहाँ पर जरूर समझेंगे कि सीपीआई क्या चीज़ है। सीपीआई बेसिकली मेजर करता है क्या, इन्फ्लेशन। दो मेजर इंडेक्स हैं इन्फ्लेशन मेजर करने, कई सारे होते हैं बट दो मेजर हैं, वन इज सीपीआई, अदर वन इज डब्ल्यूपीआई। These two are the indicators through which inflation is measured in India, right? तो CPI क्या मेजर कर रहा है बेसिकली, CPI मेजर कर रहा है इन्फ्लेशन फ्रॉम कंज्यूमर एंड, फ्रॉम कंज्यूमर एंड। मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स इन इकोनॉमिक्स, बेसिकली कंज्यूमर एंड का मतलब क्या है कि CPI जो बास्केट ऑफ गुड्स यूज करेगा इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स चूज करनी पड़ती है, अकॉर्डिंगली उसी में मेजर करेंगे। कुछ ना कुछ तो गुड्स देखेंगे कंपेयर करने के लिए, डिसाइड करेंगे भाई हमें ये वाले गुड्स देखने हैं कि ये वाले गुड्स पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में कितनी इनके अंदर इन्फ्लेशन आई है। तो जोन सी बास्केट ऑफ गुड्स सीपीआई के अंदर यूज होगी, वो बेसिकली वो वाले बास्केट ऑफ, उसमें वो वाले गुड्स रहते हैं जो कि जनरल कंजम्पशन में, राइट, एज अ सिटीजन हम जो जनरल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, लाइक फूड आइटम्स जो होती हैं, बेसिकली ग्रॉसरी के आइटम्स मिलेंगे आपको, राइट, तो उनको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। दैट इज द रीजन। ये कंज्यूमर एंड का मतलब यही है कि इसकी बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर जो आपके गुड्स यूज हो रहे हैं वो कंज्यूमर कंजम्पशन वाले जो है उनको ज़्यादा वेटेज दी गई है। वेयर जो WPI विच स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, विच स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मतलब कि ये कंज्यूमर एंड पे ना होके ये प्रोड्यूसर एंड पे ज़्यादा रहता है, प्रोड्यूसर एंड वाली ज़्यादा इसमें वेटेज रहती है। तो जोन से लाइक रॉ मटेरियल्स हो गए, आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह हो गए, उनको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी WPI के अंदर। क्लियर है? इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो कि आई होप आपको जरूर समझ में आ गई होगी। सी पढ़ाने को हम आप इस तरीके से नॉर्मली पढ़ सकते हो, CPI क्या रटने की सीधी बात है, फुल फॉर्म पढ़ ली, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर कर रहा है, फलाना ये कंज्यूमर इंडेक्स में आपकी इन्फ्लेशन मेजर कर रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट है वो रट लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो रट ली। बट अगर आप चीज़ों को समझ के करेंगे कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्चुअली क्या मीनिंग है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को होलसेल प्राइस इंडेक्स ही क्यों कहा जा रहा है, राइट, तभी वही आपको बताने की मैंने भी ट्राई करी है। चीज़ों को अगर आप इस वे में पढ़ेंगे ना, होलिस्टिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली समझ के करोगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, आपकी तैयारी ज़्यादा एफिशिएंट होएगी, रटना कम पड़ेगा, और जितना कम रटना पड़ता है उतनी अच्छी तैयारी रहती है, राइट। ओके, सो करेक्ट आंसर तो आपके सामने है ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is this. Which of the following is an example of a regressive tax? Options हैं आपके सेल्स टैक्स, बी प्रोग्रेसिव टैक्स, सी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, डी प्रॉपर्टी टैक्स, या ई नन ऑफ द अबव। ओके, आंसर पे जाने से पहले हमें पहले ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। पहले हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव टैक्स की, प्रोग्रेसिव टैक्स वो वाला टैक्स होगा कि जिसके अंदर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े तो टैक्स रेट भी आपके लिए बढ़ता जाए, दैट विल बी प्रोग्रेसिव टैक्स। क्यों बोल रहे हैं इसको प्रोग्रेसिव टैक्स? बिकॉज ये ज़रूरी भी है। अगर सेम रेट कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी हो जाती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी ज़्यादा हो तभी प्रोपोर्शन ज़्यादा इक्वल रहेगा आपका, राइट। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होगा कि इनकम चाहे बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए बट टैक्स सेम ही रहे, मतलब सबके लिए बराबर टैक्स है ये। लाइक GST, अगर आप एक टूथपेस्ट भी ले रहे हैं तो अगर एक टूथपेस्ट पे जितना आप टैक्स दे रहे हैं, एक बंदा जिसकी इनकम सिर्फ 1000 रुपये है, उसके लिए अगर आप कहो कि 100 रुपये आप टैक्स की फॉर्म में दो तो वो उसकी इनकम का 10% बन जाता है। लेकिन जिसकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए है उसके लिए 100 रुपये नेग्लिजिबल वैल्यू है, राइट। तो दैट इज द रीजन दिस काइंड ऑफ टैक्सेस, मतलब स्पेशली GST जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो क्या बन जाता है, रिग्रेसिव टैक्स, क्योंकि इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा, सेम है। लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स लाइक इनकम टैक्स वो क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है
टैक्स रेट भी बढ़ता है। जैसे बजट में आप देखते हैं ना स्लैब्स आती हैं, वो इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि 0 to 5 लाख पे इतना इंटरेस्ट आपका टैक्स लगेगा, 5 से 10 लाख की इनकम पे इतना टैक्स लगेगा, एंड ऑल दैट थिंग अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होता है। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन। आपसे पूछ रहे रिग्रेसिव टैक्स, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बाय ऑप्शन करते हैं इसको। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नो, प्रॉपर्टी टैक्स नो, प्रोग्रेसिव टैक्स तो ऑब्वियसली नो। सो करेक्ट आंसर है इसका सेल्स टैक्स। यस, ऑल्दो सेल्स टैक्स अब नहीं लगता, कंज्यूम कर लिया जीएसटी के अंदर, राइट, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली नो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट, ऑप्शंस हैं आपके ए the cost of producing one more unit of a good, okay, option B the value of the next best alternative foregone, option C the total cost of production, option D the cost of inputs in production, या option E none of the above. Okay, so let's see what will be the correct answer. देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन पे आने से पहले। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर डेडिकेट कर दिए कितने, 50,000 करोड़। गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 50,000 करोड़ डेडिकेट कर दिए। ठीक है, कि भाई उनको एक्सपेंडिचर में था, लोगों के उसमें पैसे देने, किसान की स्कीम थी, 50 तरीके की स्कीम, कोई नई स्कीम आई हमारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल में, कोई नई स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने जिसके अंदर डेडिकेट कर दिए 50,000 करोड़, भाई हम स्कीम के अंदर लगाएंगे। लेकिन अगर यही पैसे गवर्नमेंट अगर मान लो कैपिटल बिल्डिंग में लगाती, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल बिल्डिंग के अंदर लगाती, तो डेफिनेटली रिटर्न ज़्यादा मिलता। लेकिन स्कीम के अंदर तो कोई रिफंड ही नहीं मिलना, कोई रिटर्न ही नहीं मिलना, सॉरी। लेकिन कैपिटल बिल्डिंग में लगाते तो डेफिनेटली रिटर्न अच्छा मिलता। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल अबाउट, कि गवर्नमेंट ने ये वाला ऑप्शन ना चूज करके दूसरा ऑल्टरनेट चूज किया। तो ये जो कॉस्ट थी, जो यहाँ से रिटर्न, जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अपॉर्चुनिटी गवाई और दूसरी अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ऑल्टरनेट को छोड़कर दूसरे ऑल्टरनेट पे जाना, तो जो पहले ऑल्टरनेट पे अगर जाते तो वो जो कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा वहां पर, इसको बोला जाता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, कि एक फैक्ट्री मान लो डालनी थी किसी को, तो उन्होंने उस लैंड, एक लैंड, पीस ऑफ लैंड था उनके पास, तो उन्होंने उस पीस ऑफ लैंड पे क्या करा, अपनी बिजनेस के लिए अपनी फैक्ट्री डाल दी वहां पर, राइट। लेकिन वही पीस ऑफ लैंड एग्रीकल्चर के लिए भी यूज हो सकता था, राइट। तो उन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसको बियर किया, उस एग्रीकल्चर वाली कॉस्ट को हटाया, उसकी जगह बिजनेस खड़ा किया, अपना बिल्डिंग खड़ी करी और फैक्ट्री लगा दी वहां पर। तो यह भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या है, एक एग्जाम्पल है, कि चूजिंग वन ऑल्टरनेट ओवर अदर एंड द कॉस्ट बिटवीन देम इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल से चीजों को समझे, ठीक है, बेस्ट वे होता है पढ़ने का। ओके, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो बेस्ट वे है एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो। ओके, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, that is the value of the next best alternative foregone, right? Okay, so answer will be option B and I hope आपको जरूर समझ में आया होगा ये। Okay, next question, liquidity trap. This is by the way a previous year question, right? Question पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। Liquidity trap refers to situation where options आपके A, interest rate are very low and savings become more attractive than spending. Option B, interest rate are very high and investment becomes unprofitable. Option C, the money supply contracts leading to deflation. Okay. Option D, the money supply expands rapidly leading to hyperinflation. And option E, none of the above. Okay. तो let's straight away dig into this question. Liquidity trap क्या होता है बेसिकली, कि जब आपके पास चीज़ें लिक्विडिटी बहुत कम हो जाए और फिर उसके साथ एक ट्रैप में फंस जाओ। मतलब क्या है बेसिकली, कि मार्केट के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट भी क्या चल रहा है, काफ़ी लो चल रहा है। इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, लो चल रही है। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं आपके,
लो चल रही हैं, बट एट द सेम टाइम्स आप सेविंग्स भी क्या कर रहे हो, हाई रखी हुई है। फिर आपने सेविंग्स पे फोकस दे रखा है जनरली, क्योंकि वो इसीलिए दे रखा है क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहे लोगों को। क्या होता है, इंटरेस्ट रेट लो है तो लोगों को रिटर्न भी कम मिल रहे होते हैं, दैट इज द रीजन वो उस टाइम पे स्पेंड ना करके सेविंग्स पे ज़्यादा जोर देते हैं। और इस टाइप की सिचुएशन को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी लो चल रहा है, तो लिक्विडिटी कहाँ से बढ़ेगी, कहीं से नहीं बढ़ने वाली, कम ही होएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, एज सिंपल एज दैट, इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो एंड सेविंग्स बिकम मोर अट्रैक्टिव देन स्पेंडिंग। क्लियर एज दैट। Okay, next question. The multiplier effect. The multiplier effect refers to option A, the effect of government spending on aggregate demand. Option B, the effect of changes in the money supply on interest rate. Option C, the effect of changes in exchange rates on trade balances. Option D, the effect of inflation on purchasing power. या option E, none of the above. Okay. So multiplier effect basically क्या होता है? Let's understand it. मल्टीप्लायर इफेक्ट बेसिकली सिंपली मनी सप्लाई को कैसे मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज टेकन बाय आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विच लीड टू, मतलब वो पॉलिसी किस टाइप की, इंटरेस्ट रेट जो है आपके, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं या घटते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम सीआरआर पढ़ते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, राइट, तो अगर आरबीआई जो है सीआरआर को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, सीआरआर कम कर दे, तो उससे क्या होगा, बैंक जो है लोनेबल अमाउंट बैंक की इंक्रीज हो जाती है और वही पैसा फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है, वो आगे आगे बैंक नोट्स की फॉर्म में डिजिटल करें, मतलब उसमें, क्योंकि क्या है कि बैंक के पास गया, आगे वही बैंक पैसा लोन में घुमाएगा, आगे वही लोन में घूमता है, करते 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 मल्टीप्लाई होकर काफ़ी ज़्यादा वो पैसे बढ़ते चले जाते हैं। राइट, अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही तो डोंट वरी, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो ऑन मल्टीप्लायर, जहाँ पे इस टाइप के कंसेप्ट्स हो गए, मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। आई विल बी ब्रिंगिंग शॉर्ट वीडियोस फॉर दैट ऑल्सो, एंड फॉर दैट आप यू जस्ट नीड टू कीप फॉलो अबीपीडिया। इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपके करंट अफेयर्स हो गए, all these things, all these important aspects will be covered by Abipedia, right? So just keep following Abipedia. हर एक टॉपिक आपका अपने आप कवर होता चला जाएगा, you don't need to worry about it, right? But I hope आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो you can watch this video again, दोबारा इस पार्ट को रिपीट करके देख सकते हैं, right? So क्या आंसर होगा इसका? The effect of government spending on aggregate demand? No. The effect of changing the money supply on interest rate? Yes. The effect of changing exchange rate on trade balances? No. The effect of inflation on purchasing power? No. Right? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर है? राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हमेशा इस चीज को नोटिस करना है, ठीक है, तभी दो बार पढ़ने के लिए क्वेश्चन बोलता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? ऑप्शन है आपके many buyers and sellers, homogeneous products, barriers to entry, perfect information, या D, none of the above। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन जो है मार्केट का फीचर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर देयर आर नो रेगुलेशंस, नो रेगुलेशंस एज सच, या नो एक्सटर्नल कंट्रोल, नो एक्सटर्नल कंट्रोल एज सच। किसी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता इसके अंदर, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली कंट्रोल नहीं कर रही होती इस मार्केट को, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाती। क्या चीज़ कंट्रोल कर रखी होती है? सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, ये दो चीज़ें ही चला रही होती है मार्केट को। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई का बढ़ेगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है सिर्फ और सिर्फ, राइट। एज सच कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट रखती है, उससे काफ़ी इक्वल है, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरफ जरूर डेविएटेड होते हैं, बट एज सच परफेक्ट कंपटीशन कहीं पे भी नहीं होता। यहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर रही है, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि भैया प्रोडक्ट जाओ लॉन्च करो, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री लो, जब आपको बाहर आना है बाहर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बहुत ज़रूरी होता है बाय द वे कंपटीशन एक इकोनॉमी के लिए। अगर एक मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं होगा तो मार्केट बहुत जल्दी गिर जाएगी। कंपटीशन के बाद कंपटीशन ही डिसाइड करता है कि मार्केट चलेगी या नहीं चलेगी। इसका बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में, क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ी बात की जो प्राइस और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हमेशा आपको बेटर ही मिलेगा, प्राइस कम ही मिलेगा और प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है प्रॉपर, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देयर इज अ रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है वो, सेपरेट एक कॉम्पिटिशन को मेंटेन करने के लिए सेपरेट गवर्नमेंट को एक बॉडी बनानी पड़ी, उसका रीजन था तभी बनाई, नेसेसिटी थी, राइट, ओके। सो नाउ लेट्स कम इनटू द क्वेश्चन। सो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला ऑप्शन मेनी बायर्स एंड सेलर्स, यस दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यस दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक। बैरियर टू एंट्री, नो, आई टोल्ड यू ना, एंट्री एग्जिट कोई चक्कर नहीं है। और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यस देयर आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही सारे मार्केट के अंदर मिलते हैं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यस सबको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रहती है, मतलब जो बायर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि जो बायर है ना वो आपका प्राइस मेकर होगा, बायर आपका प्राइस मेकर होगा, जबकि जो सेलर है वो प्राइस मेकर नहीं, वो प्राइस टेकर है, राइट। डिमांड सप्लाई पे चल रही है ना, जिस हिसाब से डिमांड है वही प्राइस डिसाइड कर रहा है, और डिमांड कौन डिसाइड करता है? जो बायर होता है। क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द यहाँ पे गैप आएगा, नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये जो है बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम की एक चीज होती है, ट्रेड बैलेंसेस, उसको मेंटेन करता है क्या? IMF। हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, काम होता है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, इनफैक्ट आपके GA वाले एग्जाम पार्ट के अंदर भी आ सकता है ये। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, IMF का क्या काम है, सब आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, WTO कब फॉर्म हुई थी? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, 1995। क्लियर है? राइट, ओके। नेक्स्ट, if the withdrawal of a worker from employment does not create any output loss, this situation is known as, right, ऑप्शन है आपके disguised unemployment, frictional unemployment, structural unemployment या voluntarily unemployment। so correct answer क्या है इसका? ऑप्शन ए, disguised unemployment, right। क्या होती है disguised unemployment? अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, एक एग्रीकल्चर पीस ऑफ लैंड है, उसके लिए ऑप्टिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 5 लेबर चाहिए कि वो जितनी इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी उस लैंड की, 5 लेबर आराम से उसको निकाल लेंगे। बट एट द सेम टाइम वहीं पर अगर हम 10 आपके लेबर लगा दें तो क्या उसमें कुछ आउटपुट निकल के आएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो उन जो 5 एक्स्ट्रा लेबर होंगे उनको लग रहा होगा कि वो एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। तो ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक एग्जांपल है। जनरली क्या होता है, जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे एक ही खेत में लगे होते हैं, वहाँ पर जरूरत 5 की होती है लेकिन 10 के 10 फैमिली मेंबर लगे होते हैं उसी के अंदर ही। तो एक तरीके से वो जो 5 मेंबर थे वो कहीं और एम्प्लॉय हो सकते थे, बट एक्चुअली वो यहीं पर लग गए और अनएम्प्लॉयड ही एक तरीके से। क्लियर है? सो दैट इज द रीजन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट, अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन वेयर option A, public sectors operate successfully, B, private sector is policed by the state sector, where domestic and foreign trade are intermixed, option D, when private and public economic units operate side by side। all right, so क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी? लाइक इंडिया इज ऑल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी उसको बोलते हैं जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर रही हूँ, एज सिंपल एज दैट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D, when private and public economic unit operate side by side। okay, next question, who maintains the foreign exchange reserve in our country? foreign exchange reserve कौन मेंटेन करे रखता है इंडिया के अंदर? ऑप्शंस हैं आपके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, RBI या फिर SBI। सो कौन मेंटेन करता है? RBI। फॉरेक्स रिजर्व कौन मेंटेन करके रखता है? RBI, राइट, एज सिंपल एज
दैट। ऑल राइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर क्वेश्चंस। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, बट एज आई प्रॉमिस्ड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अभी आपको शो करते हैं, बट जस्ट बिफोर दैट लेट मी शो यू दिस पिक्चर। ये जो आपके सामने फ्रेम है, राइट, हु ऑल आर दीज? These are the proud toppers in this year's NABARD exam from Abhipedia. We were able to secure more than 51 selections this year, and as I told you, as I promised you previous also, right? मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि I was damn sure about this year result, and I am even sure about the next this year result as well. कि जो अब एग्जाम होगा आपका 24 के अंदर, उसके अंदर भी damn sure about the result from Abhipedia. Because I know my faculty, मुझे मेरे हार्ड वर्किंग फैकल्टी का पता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड, दैट इज द रीजन वी आर एबल टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ अ रिजल्ट। द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आप भी इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं, राइट? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको एक एफिशिएंट और एक कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में आपकी प्रिपरेशन हो सके? इफ यस, देन आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, विच इज दिस, द NABARD ग्रेड ए 2024 कंप्लीट कोर्स। फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तक इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक ही जगह पर सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर चाहे वो आपके वीडियो लेक्चर्स हों, पीडीएफ्स हों, आपके डेली टेस्ट हों, मॉक टेस्ट हों, सब कुछ है यहाँ पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी प्रिपरेशन का। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है। कोई भी क्वेरी आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट? और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क अस, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।